Hello, welcome to Study 1008. Now, we are moving towards the last part of this chapter, that is part 4, Nationalism in Europe, part 4. हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड जो रिवॉल्यूशन पीरियड था 1830 टू 1848, इन दो चीजों को हमने कंप्लीट कर दिया। और उससे पहले जो इनिशिएशन था कि कैसे ये सब नेशनलिज्म और लिबरलिज्म यूरोप में फैलता है। ना, अब हम मूव करेंगे कि उन नेशनलिज्म जो भी फैला उसके रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक रिजल्ट कवर कर लिया है कि रिपब्लिक ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का रिपब्लिक होना, ये हमने रिजल्ट एक कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन। सिंपल अगर बात करें तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन की, कैसे जर्मनी एंड इटली यूनिफाई होते हैं। ओके, इनके अलावा भी कुछ कंट्री यूनिफाई होंगे, तो हमारा मेन फोकस होगा जर्मनी, इटली एंड इंग्लैंड। ठीक है, तीन कंट्रीज बेसिकली हमारे बुक में है ना। फर्स्ट पॉइंट, द नेशनलिज्म दैट हैड राइजन बिफोर 1848। 1848 से पहले जो नेशनलिज्म लोगों में फीलिंग आया था, ये डेवलप हुआ था, मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। वो क्या चीज लेके आया? डेमोक्रेसी का डिमांड एंड रिवॉल्यूशन। द कंजर्वेटिज्म स्टार्ट यूजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब कंजर्वेटिज्म ने क्या किया? इस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को यूज करना शुरू किया। कैसे यूज करेंगे? फॉर इट्स ऑन पर्पज, अपने पर्पज के लिए। प्रोमोट स्टेट पावर, क्या? स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। ठीक है, तो इन नेशनलिज्म का कुछ लोग यूज करेंगे। अब देखो, वो यूज पॉजिटिव था निगेटिव था, ये आप पे टोटली। ओके, उससे कंट्रीज बनेंगे और वही कंट्री आज सर्वाइव भी कर रहे हैं। ओके, तो उसमें पॉलिटिकल चेंज आते जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन उस वक्त कुछ लीडर, कुछ मिलिट्री मैन इस नेशनलिस्ट फीलिंग का यूज करेंगे और इस रिवॉल्यूशन को कैसे एक कंट्री के फॉर्म में स्टेब्लिश करेंगे कंट्री। देखते हैं वो चीज। Now, there was a widespread nationalist feeling among the middle class Germans during 1848. They were they also tried to build Germany as a nation state. वो क्या चाहते थे? जर्मनी को नेशन स्टेट। दिस वाज टू बी गवर्न बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, और ये इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू बनवाना चाहते थे। कौन? मतलब मिडिल क्लास का ये सोचना था कि जर्मनी में क्या हो, एक पार्लियामेंट हो जो कि इलेक्टेड हो। किसके द्वारा? लोगों द्वारा। नो, देयर अटेम्प्ट वाज, उनका अटेम्प्ट क्या था? सप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस। उनके जो अटेम्प्ट को क्या किया गया? सप्रेस कर दिया गया। किसके द्वारा? किंग के, मोनार्की मतलब रूल के द्वारा। अ मिलिट्री डेट वाज सपोर्टेड बाय लैंडलॉर्ड्स ऑफ प्रशिया नॉन एज जंक। अब उन लोगों को, जो लोग थे, उनको सपोर्ट किसने किया था? जंकर्स ने किया था। फ्रॉम देन पर्शियन इमर्ज एज द पावर लीडर ऑफ द यूनिफाइड। ओके, लोगों को सपोर्ट किसने किया था? जंकर्स को किया गया था। ओके, Otto von Bismarck was considered the architect of this process, unified Germany with the help of military. Okay, अब देखो, ओटो वन बिस्मार्क कौन थे? ये जर्मनी के एक मतलब आर्किटेक्ट थे। सिंपल इनको बोल सकते हो कि ये उस वक्त मिलिट्री के लीडर थे ना। जर्मनी कैन, अब देखो, एक जर्मनी का मतलब एक आर्मी का लीडर, क्या वो आर्किटेक्ट बन सकता है किसी नेशन का? देखते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओटो वन बिस्मार्क वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया। हिज अल्टीमेट गोल वाज टू यूनाइट द जर्मन स्टेट इनटू स्ट्रॉन्ग जर्मन एम्पायर। उसका यही दिमाग सोच था कि एक जर्मन स्टेट जितने हैं सबको, जर्मन भाषी जितने लोग हैं सबको यूनाइट करके एक जर्मन स्टेट बना दिया जो सबसे स्ट्रॉन्ग एम्पायर बने। ठीक है, जिसमें प्रशिया का क्या हो? कल्चर, प्रशियन एज ए स्कोर। ही नेवर फेवर्ड, उसने कभी लिबरलिज्म को और डेमोक्रेसी को फेवर नहीं किया था। ठीक है, ही रेदर यूज मिलिट्री फोर्स टू यूनिफाई जर्मनी। लेकिन इसने क्या किया? मिलिट्री फोर्स को यूज किया, इसलिए जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। बिस्मार्क, who was considered the architect of this process, बिस्मार्क, जिसको इस पूरे जर्मनी के फॉर्मेशन का आर्किटेक्ट बोला गया, took the help of पर्शियन आर्मी, पर्शियन आर्मी का हेल्प लिया एंड ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लिया। और तीन इसने वार लड़े। कौन कौन से? किसके किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। मतलब जो ये तीनों कब्जा, मतलब कुछ एरिया पे कवर किए थे जर्मन पीपल के, उनमें इनको हराया। और हराने के बाद द रिवोल्ट ऑफ दिस वार वाज द विक्ट्री ऑफ प्रसिया, और प्रसिया को जिता दिया। मतलब ओटोमन बिस्मार्क की जीत हो गई एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया। ओके, जर्मनी बन गया। इन जनवरी 1871 विलियम वन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन 1871 विलियम वन वाज द पर्शियन किंग थे, ये वाज प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन इंपेरर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस। ओके,
यहाँ पे आप देख सकते हो वर्सलीज की पिक्चर लगा रखा हूँ कि क्या ये विलियम वन को किंग घोषित किया जा रहा है। 18 जनवरी 1871 एन असेंबली ऑफ जर्मन स्टेट। 18 जनवरी 1871 एक असेंबली ऑफ जर्मन स्टेट रिप्रेजेंटेड ऑफ द आर्मी, जर्मन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी और इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडेड ओटमन बिस्मार्क gathered in the hall of mirror, okay, in the palace of Versailles, proclaimed Caesar William I to be the German Empire, okay, इनको किंग बनाया गया नाउ। सो इन द एंड ऑफ द नेशन, जब राष्ट्र बन गया, नेशन बन गया, तो बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी डिस्प्ले द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट, प्रशियन स्टेट का डोमिनेंस उसमें रहेगा बिल्कुल, क्योंकि उसका जो किंग है वो प्रशियन ही है, और उसमें का जो जिसने आर्किटेक्ट करा ओटोमन बिस्मार्क उसने भी वो भी पर्शियन है नाउ। अब जो न्यू स्टेट बना, इसका इम्फेसिस किस किस चीज पे था, तो इसका इम्फेसिस था मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, एंड थर्ड इज लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मन। ये तीन चीजों पे इन्होंने मेन फोकस किया। ओके, तो आपने देखा कि कैसे नेशनलिज्म और लिबरलिज्म को फॉलो नहीं करने वाले लोग भी, मतलब ओटोमन बिस्मार्क फॉलो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन लोगों को यूज करा, मतलब सपोर्ट लिया इनसे, और वार को हराया, ऑस्ट्रिया फ्रांस को, इन लोगों को, जो जर्मनी, और एक राष्ट्र बनाया, डेट इज जर्मनी बना। ठीक है, पर्शियन मेजर्स जो पर्शियन ने किया, वो एक क्या बना, मॉडल बना पूरे जर्मनी के लिए। ओके, देखिए ये पर्शियन एम्पायर था पूरा, देखो ऐसे जर्मनी का यूनिफिकेशन, मतलब ये पूरा जर्मनी बना कैसे, पर्शिया था ये, इसमें बहुत सारे छोटे 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 राज थे, बाद में ये पर्शिया क्या किया, सबको यूनाइट कर लिया। Okay. So now we know that unification of Germany took place because of the military expedition led by the powerful Prussian region. अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, मिलिट्री के एक्सपेडिशन, मतलब मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट से। नाउ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी एक तो हो गया, जर्मनी तो बन गया। नाउ इटली का अपराइज देखते हैं कि इटली कैसे बना, यहाँ इटली है। नाउ इट Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. Okay, Italy was divided into 7 states during the middle of the 19th century. इटली का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो कि इटली था कैसा, तो इटली बहुत सारे स्टेटों में बटा हुआ था, मतलब इटली पूरा यूनाइटेड नहीं था, मतलब एक रीजन नहीं था ऐसा कि आप ये इटली लिख सको। ओके, ये इसी में एक पार्ट किसी का था, एक पार्ट किसी का था, एक पार्ट किसी का था, इधर एक इनका आइलैंड है, वो किसी और वहां पे, तो ऐसे पूरा एक आइलैंड है, उस पर कोई और कंट्रोल किया हुआ है, तो इनका ऐसा पूरा स्ट्रक्चर था। और ऐसा भी नहीं था कि इटली पूरे लैंग्वेज में पूरे जगह बोली जाए, कहीं इटली बोला जाता था, कहीं इटालिया बोलते हैं, कहीं इटालिया बोला जाता है, कहीं पे कोई और लैंग्वेज फ्रेंच बोला जाता था, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया जाता था। नाउ इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, देख सकते हो आप 7 स्टेट में डिवाइड था, लगभग 7 स्टेट में। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, करीब 19th सेंचुरी के मिडिल, नॉर्थ 19th सेंचुरी के मिडिल में, नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग, जो नॉर्थ पार्ट था वो किसके अंडर था, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग में। सेंट्रल पार्ट किसके अंदर था, पोप के अंडर था। साउदर्न रीजन किसके अंडर था, बourbon किंग ऑफ स्पेन। ओके, और एक पार्ट जो कि इटली का खुद का राजा था, वो सर्दिनिया पिडमोंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखिएगा, यही सपोर्ट करेंगे बहुत लोगों को ताकि इटली यूनिफाई होगा। Sardinia Piedmont was under the Italian princely house. Okay, now the Italian language is not common form and have many language and local variation. इटली में केवल इटालियन नहीं बोला जाता था, और भी बहुत सारे लैंग्वेज थे लोकल जिसको यूज किया जाता था। अब कैसे यूनिफाई होता है देखते हैं। गोशिपे माजिनी, गोशिपे माजिनी, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, अब ये सब फॉरेन नाम है तो थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कर दीजिएगा ना। गोशिपे मार्जिनी, माजिनी ने क्या किया, वन ऑफ द ग्रेट रिवोल्यूशनरी थी ये ऑफ इटली एंड हैड ट्राइड टू यूनिफाई इटली ड्यूरिंग द 1830। अब आपको मैं जब पढ़ा रहा था, जब सेकंड स्लाइड में जब पढ़ा रहा था, इनका रिवोल्यूशनरीज में इनको मैंने एक्सप्लेन करा है कि ये क्या बनाए थे, तो इन्होंने उसमें क्या बनाया था, आपने पढ़ा था कि योंग इटली और एक योंग यूरोप भी बनाया था इन्होंने। ओके, ये दो चीजें इन्होंने बनाया था, मतलब दो ग्रुप बनाया था जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराया था इन्होंने फॉर द लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म के लिए। द फेल्यूर ऑफ द नो द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 से 1848, आप 30 कर लेना।
1830 and 1848 turned the responsibility of unification of Italy on the soldier of King Victor Emmanuel I। मतलब जब लोग हार गए तो एक इकलौते जो किंग थे पिडमोंट के, ये सर्डिनिया पिडमोंट, जो इकलौते इटली में इकलौते इटालियन मतलब इटली के किंग थे, इन पे जिम्मेदारी आ गई कि वो पूरे ये इटली को यूनिफाई करे। अब ये कैसे होता, वार के थ्रू होता, बिल्कुल। ओके, द इलाइट ऑफ दिस रीजन, जो इलीट क्लास थे, द इलीट ऑफ दिस रीजन फेवर्ड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज दिस वुड ऑफर द इकोनॉमी। और जो इलीट क्लास था उसने फेवर किया कि हाँ इटली को एक होना चाहिए। क्यों भाई, उनके अपने रीजन थे, वो उसको ऐसा मानते थे कि जो ये यूनाइट होगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा इटली में उन लोगों का। ठीक है, तो सोचते थे सब चीज यूनाइट हो जाएगा, तो हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमें ये सब चीजें एक बिना टैक्सेस के इन सब चीजों में आराम से बिजनेस करने को मिलेगा। जस्ट लाइक जर्मनी, अ चीफ मिनिस्टर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जैसे जर्मनी में ओटोमन विस्मार्क ने रोल प्ले किया था, यहाँ भी एक चीफ मिनिस्टर आएंगे और क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैवोर। ओके, कैवोर कौन थे, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट। ओके, चीफ मिनिस्टर थे किसके, पिडमोंट के, यही सर्डिनिया पिडमोंट के। ये किंग थे इमैनुअल, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली। तो कैवोर ने क्या किया, मूवमेंट शुरू किया यूनिफाई करने के लिए इटली को ना। अब उनके बारे में पढ़ते थे, ही वॉज नाइदर रिवोल्यूशनरी, जो कैवोर थे वो ना ही रिवोल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। ही वॉज वेल्दी एंड एजुकेटेड इलीट हु कुड स्पीक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। ओके, नो, डिप्लोमेसी स्किल ऑफ, इतने अच्छे डिप्लोमेट थे। इन्होंने क्या किया, सर्डेनिया पिडमोंट एंड फ्रांस के बीच में एक, ओके, फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने डिफीट किया सबसे पहले ऑस्ट्रिया को 1859 में। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स के साथ साथ कौन कौन से, a large number of people voluntarily joined the army of Giuseppe Garibaldi। ये गैसिपी गैरिबाल्डी कौन है भाई, मतलब इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है तो आखिर इनका नाम आ रहा है। तो गैसिपी गैरिबाल्डी कौन थे, इनकी बात अगर करें तो ही वाज एन इटालियन जनरल एंड नेशनलिस्ट। ठीक है, ही वाज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड इटालियन फ्रीडम ऑफ फाइटर। ये एक इटालियन फ्रीडम ऑफ फाइटर थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो आपने सोचा कैवोर के वजह से ये सब डिप्लोमेट, ये डिप्लोमेट थे, इन्होंने फ्रेंच अच्छा बोलते थे इटली के अलावा, इटालियन के अलावा, तो इन्होंने मीटिंग कराई सर्डिनिया पिडमोंट के किंग के द्वारा। ओके, और फ्रांस, इन दोनों को मिलाया और ऑस्ट्रिया को हराया। उसके अलावा ये जो मूवमेंट कर रहे थे गैरिबाल्डी, इनका सपोर्ट इन्होंने क्या किया, लोगों से भी सपोर्ट लिया। और आखिरकार आखिरकार हुआ क्या, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ, अब ये जो गैरिबाल्डी क्या थे, माजनी के यंग इटली के मेंबर भी थे। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। गैरिबाल्डी लेड हिज वॉलंटियर फोर्स इन 1860। इन्होंने क्या किया, गैरिबाल्डी ने क्या अपने फोर्स को 1860 इनटू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ द टू सिसिल्स एंड सक्सीडेड विनिंग ऑफ द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू रिमूव द स्पेनिश लीडर। ओके, स्पेनिश लीडर को हटा दिया गया, किसके द्वारा, गैरिबाल्डी, लोगों ने हेल्प किया और गैरिबाल्डी ने हटा दिया। अब देखो 1861 में क्या हुआ था, विक्टर इमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनिफाइड। और विक्टर इमानुएल सेकंड कौन थे, ये किंग थे किस चीज, कहाँ के, सिर्डेनिया पेडमोंट के। ठीक है, ये आप अभी पढ़े। और सिर्डेनिया पेडमोंट क्या थे, इटालियन लोग थे। नो, इटालियन मतलब घराना इटालियन था, वो इटली के ही थे। नो, हाउएवर द इटालियन इलिटरेट इटालियन पॉपुलेशन, जो इलिटरेट इटालियन पॉपुलेशन था, वो रिमेन अनअवेयर ऑफ ये आइडियोलॉजी, लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनअवेयर था। मतलब जन पीपल क्या थे, पुअर थे, उन्हें कुछ मतलब नहीं था कि ये क्या है लिबरल नेशनलिस्ट। बल्कि जो लोग यहाँ सपोर्ट भी कर रहे थे गैरिबाल्डी को, वो यही सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनके वो लोग किंग से और वहां के लैंडलॉर्ड से काफी नाराज थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया इन्हें, गैरिबाल्डी को, वहां के लोगों को हटाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे इटली, ये वाला जो पिक्चर है, यहाँ पे जर्मनी, सॉरी इटली कैसे है बटा हुआ। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये सिसिल्स हैं। ओके, ये एक स्टेट है, एक ये स्टेट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बटे हुए हैं। ओके, तो अब ये है, तो ये क्या है, ये रिवोल्यूशन के पहले का, मतलब रिवोल्यूशन से पहले। अब जब ये यूनिफाई हो जाता है तो ऐसा दिखता है इटली। ओके, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो इटली का यूनिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद ब्रिटेन का देखते हैं। देखो ब्रिटेन का केस ही अलग है, वहां पे दो क्या थे,
दो मिलिट्री थे, दो मिलिट्री नहीं, जर्मनी में एक मिलिट्री थे, एक और उसमें किंग भी थे, और ठीक वैसे ही इटली में भी एक किंग थे, चीफ मिनिस्टर थे कैवोर। नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन वाज नॉट अ नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन कोई नेशन ही नहीं था। It was an island that was inhabited by ethnic groups such as English, Wales, Scot and Irish। वहाँ पे एक आइलैंड था सिंपल, जिसपे इतने तरह के लोग रहते थे। ठीक है, इनके अपने अपने कल्चर थे, अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। नाउ इंग्लिश स्टार्ट ग्रोइंग, इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश पीपल थे स्टार्ट ग्रोइंग वेल्दी एंड गेनिंग पावर। जब ये अमीर होने लगे इंग्लिश पीपल, इंपॉर्टेंस दे स्टार्ट एक्सटेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। ये जब अमीर होने लगे तो अपना डोमिनेंस दिखाने लगे पूरे रीजन में। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। इंग्लिश पार्लियामेंट जो था ये सीज पावर कर लिया किससे, मोनार्की से 1688 में। अ नेशन स्टेट वाज फॉर्म इंग्लैंड एज इट सेंटर। एक नेशन स्टेट बना दिया गया उसके बाद, और इंग्लैंड को उसका सेंटर बना दिया गया। इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन केम इनटू बीइंग between England and Scotland. This resulted in the formation of United Great Britain. Okay, 1707 में एक एक्ट पास किया गया, किसके किसके द्वारा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में मीटिंग होके। अब इसका रिजल्ट क्या था कि यूके बनेगा ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके तुरंत बाद क्या हुआ, इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर स्कॉटलैंड। इसके बाद इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस हो गया किस पे, स्कॉटलैंड के पे। इवन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। जो पार्लियामेंट था उसको भी डोमिनेट करने लगे कौन, इंग्लिश मेंबर। Later on, the culture and political institution of Scotland were suppressed by growing British power. जो भी मूवमेंट होता था वहाँ पे, इन सब मूवमेंट तो पहले नहीं हुआ लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे। कल्चरल एंड पॉलिटिकल जो भी इंस्टीट्यूशन थे किसके, स्कॉटलैंड के, उसको सप्रेस हटा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, स्कॉटिश वर फोर्स्ड टू नॉट स्पीक इन देयर गैलिक लैंग्वेज और wear their national dress, and a large number of Highlanders were forcibly driven out of their homeland। स्कॉटिश को मतलब परमिशन ही नहीं था कि वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करे, गैलिक में बात करे, और वो अपना नेशनल ड्रेस पहने। ओके, तो ऐसा स्कॉटिश पीपल के साथ हो रहा था उस कंट्री में। आयरलैंड भी था। आयरलैंड वर ऑल्सो अ सिमिलर स्टोरी। दिस कंट्री वर डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्ट। आयरलैंड में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्ट ये दो सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी की। इंग्लैंड हेल्प द प्रोटेस्ट ऑफ आयरलैंड। इंग्लैंड हेल्प करता था प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड को, एंड द रिजल्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट ओवर कैथोलिक्स। और वहां पे आयरलैंड में क्या प्रोटेस्टेंट क्या करते थे, कैथोलिक्स पे डोमिनेट करते थे। नाउ द रिवोल्ट लेड बाय कैथोलिक्स वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश डोमिनेंस। और ब्रिटिश जो थे इनके पास अच्छा खासा पैसा था, ये किसी भी रिवोल्ट को क्या करते थे, दबा देते थे। वोल्फ टोन who was a leading Irish revolutionary who formed a group named United Irishmen। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वोल्फ टोन ने क्या किया था, यूनाइटेड इरिशमैन एक संस्था बनाया था। ओके, ही रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लैंड सुप्रीमेसी बट लेटर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द इंग्लिश इन 1798। इन्होंने रिवोल्ट तो चलाया लेकिन 1798 में आते आते इनके रिवोल्ट को दबा दिया गया। नाउ फाइनली इन 1801 आयरलैंड वर फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूके। आयरलैंड को भी 1801 में आयरलैंड को भी क्या किया गया, इंक्लूड कर लिया गया यूके में। ओके, अ न्यू ब्रिटिश नेशन केम इनटू बीइंग व्हिच वाज लार्जली डोमिनेटेड बाय इंग्लिश कल्चर। एक ऐसा ब्रिटिश नेशन बन के आया जिसमें डोमिनेट किसका था, इंग्लिश कल्चर का। नाउ द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन। अब न्यू ब्रिटेन का सिंबल क्या क्या लिया गया, जैसे ब्रिटिश फ्लैग आया, यूनियन जैक जिसको बोलते हैं, द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ओके, गॉड सेव आवर नोबल किंग। उसके बाद एक और चीज है, द इंग्लिश लैंग्वेज वर प्रोमोटेड। तीसरा चीज इज इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट, एंड द अदर नेशन वर लेफ्ट टू सर्वाइव द सबऑर्डिनेट्स। ओके, जो अदर नेशन थे वो सबऑर्डिनेट्स थे इनके अलावा। okay? no. ये तो हो गया कि क्या क्या चीजें एक्सेप्ट किया गया सिंबल्स के तौर पे। वेरियस अटेम्प्ट मेड बाय द रिवोल्यूशनरी फॉर देयर राइट टू लिबर्टी। रिवोल्यूशनरी द्वारा बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, established of power of the by the conservative, unification of countries on the basis of various war। Now when the countries achieve the status of nation state, जब ये country एक nation state बन गया, next thing was how the country should be visualized। जब ये nation बन गया यूनाइट हो गया, तो अब भले यूनाइट उतना नहीं था लेकिन अब जब बन गया तो इसका आगे का क्या फ्यूचर है, कैसे विजुअलाइज किया जाएगा। जैसे 3 नेशन अभी तक हमने पढ़े, जर्मनी बना, इटली बना, और इटली के बाद
अभी ब्रिटेन बना। ये 3 चीजें बना, तीनों का स्टोरी आपको समझ आया कि जर्मनी में कैसे जर्मनी का एस्टेब्लिशमेंट, जर्मनी एक नेशन बना, इटली कैसे एक नेशन बनता है, और इंग्लैंड कैसे एक नेशन बनता है, मतलब इंग्लैंड यूके कैसे बनता है, सिंपल। नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशन को विजुअलाइज करना, देखो आर्टिस्ट स्टार्ट पोर्ट्रेटिंग कंट्री एज अ पर्सन। आर्टिस्ट जो थे पोर्ट्रेट करते थे कंट्री को कैसा, एज अ पर्सन, स्पेशली एक फीमेल। इट वाज डन to give a rough idea of the nation as a concrete form. Okay, this depiction of female figure as a nation by various artists become an allegory of the nation. All this started, अब ये फीमेल को ही क्यों लिया गया, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे पूरा यूरोप क्या हुआ, प्रभावित हुआ था, ओके, इन्फ्लुएंस हुआ था। वहां पे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या यूज किया था, किस चीज को, फीमेल एलिगोरी को, टू रिप्रेजेंट आइडिया ऑफ लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस एंड रिपब्लिक, इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल का पोर्ट्रेट यूज किया गया था, टू रिप्रेजेंट आइडियाज। थ्री सिंबल, अब बहुत सारे सिंबल भी यूज किए गए थे, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि लिबर्टी के लिए क्या किया गया था, रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन, इन दो चीजों का यूज किया गया था ना। अब यहाँ देख सकते हो जैसे आंख पे पट्टी है, मतलब ये जस्टिस के लिए, मतलब पिक्चर क्या कर रहा है, शो कर रहा है ना। सो देयर वेरियस फीमेल एलिगोरी वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट द्वारा बहुत सारे फीमेल एलिगोरी, बहुत सारे फीमेल पोर्ट्रेट बनाए गए, ठीक है, 19th सेंचुरी में। ओके, नाउ इन फ्रांस, जैसे फ्रांस में आप देख तो मरियन थे, जर्मन में क्या थे, जर्मेनिया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इजिली चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे पोर्ट्रेट किया गया, विजुअलाइज किया गया नेशन को एक बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।